बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप लेक्चर नंबर 10 पे आ रहा हूँ और ये आपके गाजिस लॉ पहले चैप्टर के आखिरी जो टॉपिक हैं अब ये आ चुके हैं कि आपका पहला चैप्टर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस गाजिस लॉ पे। और इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस हम करेंगे तो हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, हम फिर दूसरे चैप्टर पे आ जाएंगे। तो पुत्र गाजिस लॉ क्या है, किस तरीके से है, आया इसको जब हम आगे की तरफ अप्लाई करते हैं किन किन बॉडीज पे ये अप्लाई होता है, इसका प्रूफ क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है जिसमें हम लोग कह सकते हैं, तो ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, क्या आप प्लेनर जो है प्लेन बॉडीज पे इसको कैसे अप्लाई करते हैं, प्लेन बॉडी हो तो या सरफेस हो उस पे कैसे होता है, स्फेरिकल में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, और इसी तरीके से सिलेंड्रिकल जो है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, कहाँ ये अप्लाई होता है, किस तरीके से इसकी इक्वेशन लिखी जाती है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे इन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बता तो सबसे पहले मैं जस्ट क्योंकि इसका प्रूफ भी कराऊंगा आपको, तो हम प्रूफ भी करेंगे और इसको आम जो कि गाजिस लॉ और बाद बुक्स इसको गाजिस थ्योरम भी कहती हैं, ये है क्या, फिर उस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं पुत्र। तो आपका ये लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 10 हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब बात करेंगे आपके गाजिस लॉ पे पुत्र, कि आपका गाजिस लॉ और बाद बुक्स इसको गाज थ्योरम भी कहती हैं, इसको थ्योरम भी लिखती हैं कि गाजिस लॉ या गाजिस थ्योरम ये क्या चीज है होता है। लाजिम बात है, साइंटिस्ट का नाम है गाज, उसने इसको दिया था और उसने कंसेप्ट वही जो हम लोग पॉइंट चार्जेस की बात करते थे, जहां यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको आप लोग कहते हो, जो कि इनवर्स स्केयर लॉ पे आई है, वहां से इसके कंसेप्ट को आगे की तरफ लेके आया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूं तो वहां उसको ये आगे की तरफ लेके आया और इसने क्या किया, एक क्लोज्ड सरफेस की बात की। इसने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस जो आपकी है उसमें से अगर ये पास करती हैं और कोई भी चार्ज हो, जो चार्ज अगर इनक्लोज्ड उस सरफेस के अंदर हो, तो उस जो चार्ज एक इनक्लोज सरफेस ने यानी क्लोज सरफेस ने इनक्लोज किया है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन से डिस्क्राइब करते हैं, एक रिलेशन से लिखते हैं। वो रिलेशन जो है वो आपका क्या है, गाजिस लॉ कहलाता है। उम्मीद है कि ये पॉइंट समझ आ गया होगा। मैंने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस से, और जो भी चार्जेस उस सरफेस ने इनक्लोज किए होते हैं, इन दोनों को एक रिलेशन के जरिए डिस्क्राइब किया गया, लिखा गया, एक्सप्लेन किया गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गाजिस लॉ कहते हैं। मैंने अभी डेफिनेशन नहीं लिखी, उसको प्रूफ उसका नहीं लिखा, मैं प्रूफ लिख के इसकी डेफिनेशन करूंगा। तो पहले अगर मैं लिखूं इसको, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ये एक्सप्लेन क्या करता है, किस रिलेशन को एक्सप्लेन करता है, मैंने उसकी बात की। तो मैं इसको कह सकता हूं, यहां से इसको मैं क्या करता हूं, ऐसे दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface through a closed surface and the charge
and the charge enclosed by the surface is given by a relation or described by a relation is known as Gauss's लॉ। ये देखो पुत्र, मैंने सिंपल अभी कोई डेफिनेशन नहीं लिखी, जो वर्ड्स बोले थे आपसे, मतलब कि जो बातें मैंने जबान से कही उन्हीं को मैंने क्या किया, बस इंटरप्रेट कर दिया कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि ये जो गाजेस लॉ है असल में, या गाजेस थ्योरम जो है, वो किसके मुतालिक है। अभी मैंने किसी लिमिटेशन की बात नहीं की, कोई और कुछ भी आपको नहीं बताया पुत्र। तो ये जो गाजेस लॉ या गाजेस थ्योरम है, ये क्या चीज है, ये किसको कहते हैं, तो ये हमें किस चीज के मुतालिक बताता है। तो मैंने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर से, और जो चार्ज उस सरफेस ने इनक्लोज किए होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन से एक्सप्लेन करते हैं, एक रिलेशन से डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, ये क्या चीज है, ये आपका गाजेस लॉ होता है। अब मैं क्या करता हूं, इसको प्रूफ करने की तरफ आता हूं कि हम गाजेस लॉ को किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ चार्जेस के लिए करते हैं। तो हम लोग यहाँ सिर्फ एक चार्ज की बात करूंगा, तो हम अपनी आसानी के लिए ऐसे करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, जिसको मैं क्यू का नाम दे रहा हूं, जो कि लोकेट कर रहे हैं एक सफियर के सेंटर पे, जिसका रेडियस जो है वो आर है, जिसका रेडियस जो है वो आर है। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे पुत्र। देखो पुत्र, मैंने ये कहा कि आपके पास क्या है कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है। इस स्फीयर ने क्या किया है, एक चार्ज क्यू को अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ है, और इसका रेडियस जो है वो आर है। मैंने पहले कहा ये स्फेरिकल सरफेस है, बनाने में अगर कोई हो मसला मेरा तो वो अलग बात, यानी कि आर हर तरफ इसका क्या है, सेम है। ये स्फेरिकल सरफेस है आपके पास। इसने क्या किया है, एक चार्ज क्यू को, जो चलो मैं पॉजिटिव कह देता हूं, इसको इनक्लोज किया हुआ होता है। तो हमने क्या किया, मैं इधर लिख देता हूं प्रूफ, ताकि आप लोग इसको समझ सको पुत्र। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कंसिडर किया कि एक पॉजिटिव चार्ज क्यों, कंसिडर a positive charge, a positive charge Q। मैंने क्या किया है, एक पॉजिटिव चार्ज Q को कंसिडर किया, is located at the center of the sphere at distance small r क्या है, at distance small r। हमें पता है, अगर आपको याद हो, हमने ये पढ़ा है कि जहां भी चार्ज होता है वो क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है। उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इस तरीके से बाहर की तरफ ऐसे, यानी बाहर की तरफ उनकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस चार्ज की भी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और हमें पता है कि कोई भी एक चार्ज हो
कोई भी एक चार्ज हो, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी एक पॉइंट चार्ज की, जिसको आप लोग पहले पढ़ चुके हो, वो हमें पता है। हम ऑलरेडी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो है, वो पुत्र हम लोग इससे पहले स्टडी कर चुके हैं। पुत्र हम लोग इससे पहले ये स्टडी कर चुके हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो क्या होती हैं, वो हमें पता है। तो मैं यहाँ उसी को लिख रहा हूं। we know that we know that electric field E due to a point charge, due to a point charge Q is given as या is given by, ये भी लिख सकते हो। हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E की वैल्यू, वो किसी भी एक पॉइंट चार्ज की जो होती है वो क्या होती है, उसकी आप बात कर रहे हैं। मैं यहां से मैंने अब इसको मिटा दिया। इज गिवन बाय, वो क्या होती है, हमें पता है E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होती है। ये हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इससे आगे पढ़ता हूं, चलता हूं। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस। अब देखो, आपके पास कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। कई तरीके से क्या मुराद, एक तो ये कि आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। हमें पता है कि ये स्फीयर है और स्फीयर में हर एक सरफेस जो होती है ऐसे कर्व्ड सरफेस होती है, इस तरीके से ऊपर। एक तो ये तरीका है कि हम डायरेक्ट कर लें। एक ये तरीका है कि क्योंकि हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें ये कहता है कि ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि पास कर रही हैं एक पर यूनिट एरिया के अंदर से, वेक्टर एरिया के अंदर से। यानी एक छोटे से एरिया की बात वो अज्यूम कर रहा है, उसको वो बेस बना रहा है। तो हम उस डेफिनेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, उस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं क्या करता हूं, इस सरफेस को पूरी को, ये जो आपके स्फेरिकल सरफेस है, इस सारी सरफेस को छोटे छोटे यूनिट वेक्टर एरियाज में ऐसे, यानी छोटे छोटे ऐसे पैचेस में मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं पुत्र। ऐसे छोटे छोटे पैचेस में इसको ऐसे ही समझो जैसे कि एक फुटबॉल है आपके पास, या ये देखो ये बैलून है आपके पास। मैंने ये एज्यूम किया क्योंकि वो तो स्फीयर है, लेकिन मैंने इस बैलून को यहाँ आपके सामने रखा है। तो आप ऐसे समझो कि इसके ऊपर मैं क्या करूं, ऐसे इसकी ये देखो, ये छोटी सी एक सरफेस एज्यूम कर लो। इसके बाद में बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ एक सरफेस एज्यूम कर लो, सेम उसी तरीके से यहाँ एक सरफेस, ऐसे छोटे छोटे, मतलब कि ये भी बीच में शामिल है, सारी सरफेसेस सारी शामिल हैं। लेकिन मैं क्या करूं, इनको ऐसे छोटी छोटी सरफेसेस में मैं क्या करूं, इनको डिवाइड कर देता हूं। तो अब तो we divide the surface into small patches to find the electric flux through the spherical surface through
through the spherical surface, we divided the whole surface into small patches. Each of area हमने एरिया कितना यूज किया, डी ए कह दिया, हर एक पैच का एरिया हमने डी ए कह दिया। और क्योंकि स्फीयर है तो स्फेरिकल सरफेस में आपको पता है सेंटर से फासला इक्वल है, तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट कर रहा है वो भी यूनिफॉर्म रहेगी। एंड assume that the value of electric field E, आप इंटेंसिटी भी साथ लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। E छोटा होगा यहां, is uniform. So the total electric flux, यहां नहीं लिखता, शायद आपको नजर ना आए। So the total, अब मैं नेक्स्ट में लिखता हूं उसको। So the total, ये तस्वीर मुझे फिर बनानी पड़ेगी पैच में समझाने के लिए, लेकिन अभी क्योंकि लिख रहा हूं तो इसको मैं क्या करता हूं, अभी रेस कर देता हूं। So the total electric flux, phi E will be, ये देखो phi E क्या होगा, क्लोज सरफेस है, इंटीग्रल साइन, यानी ये आपकी सरफेस इंटीग्रल सारा ई डॉट डी ए कह दो, ये देखो ई डॉट डी ए हो जाएगा ये आपका। और बाद बुक्स में ई डॉट ए भी होता है, अच्छा उसको आप लोग ई ए भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने साथ इंटीग्रल डाला है इसलिए मैंने वो पैचेस की बात की है, तो इसलिए डी ए लिखा हुआ है। और ये भी इससे कंफ्यूज ना होना, बाज लोग इसको ये भी लिखते हैं ई डॉट डी एस भी लिखते हैं, तो मैं अगर कहीं ई डॉट डी एस भी यूज कर लूं तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये एक ही चीज होगी वहां। अच्छा अगर वो सरफेस, उसका मतलब वही होगा कि उसका एरिया सरफेस एरिया की बात होगी या उसके, वो एक ही चीज होगी, उससे कंफ्यूज ना होना आप लोग। खैर अभी तो इसकी बात कर रहा हूं कि फाइल ई आपके पास किसके बराबर होगा, ई डॉट डी ए, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि आपका इस इक्वेशन नंबर दैट इज, यानी इसका मतलब ये है ये जो फाइल ई डॉट डी ए है ये किस किस चीज के बराबर है, ये देखो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए वन प्लस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए टू, दूसरी सरफेस होगी, सो ऑन करते करते इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए एन हो गया। ये देखो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूं ना कि ये जो टोटल सरफेस है इसको मैंने क्या किया, ऐसे छोटे छोटे एरियाज में इसको
डिवाइड करके लिखा है। अब अगर मैं एक की बात करूं, दूसरे की बात करूं, इसी तरीके से आगे की बात करूं, तो अब मैं उस डायग्राम को बनाता हूं कि हमने क्या किया। यहां ये एक स्फीयर लिया, ये, और यहां मैंने क्या किया था, प्लस क्यू डाला, और ये आपके पास आर डिस्टेंस था। आप देखो, मैंने यहां अगर एक पैच इधर कंसिडर, अगर इस सरफेस के ऊपर यहां उस पैच को कंसिडर करूं, इसको मैं कहता हूं ये मेरा क्या है, DA1 है। आप अगर देखो तो इसका इसका जो काम है, या ये जो DA1 है, ये बिल्कुल, आप अगर देखो अजान हो रही है, इसलिए मैं पहले इसको लिख देता हूं, फिर बाद में आपको इसको समझाता हूँ पुत्र। पहले मैं इसको जस्ट बस प्लॉट कर देता हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ आपको पुत्र, क्योंकि अजान हो रही है पुत्र। ये पहले मैं लिख रहा हूँ पुत्र, अब अजान खत्म हो गई है, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि वो फ्लो ना टूट जाए। E.DA2 इसी तरीके से सो ऑन E.DAN तक आओगे तो ये EAN कहलाएगा। ठीक हो गया। इसको बेशक आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ही नाम दे दो।
अब गौर से समझो कि ये तो मैं आपको समझाता हूँ इसके बाद कि इसमें किया क्या हमने। ये देखो पुत्र, मैंने क्या किया, मैंने पहले बताया था स्फेरिकल सरफेस है, वो तो है नहीं बॉल मेरे पास, तो इसको मैंने एज्यूम किया था पुत्र आपके सामने ये। तो ये देखो, इसमें मैंने पैच बनाए, तो इसमें जब मैंने पैच बनाए तो ये देखो, एक पैच वो ब्लैक वाले को मैंने परे कर दिया, एक पैच को अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये मैंने एक पैच बनाया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी बात है इस तरीके से बाहर की तरफ आ रही होगी, वो ई की डायरेक्शन ऐसे बाहर है। अब इस पैच का, ये अगर मेरे पास DA1 है, DA1 सरफेस का, तो अब देखो इस DA1 का वेक्टर एरिया ए की क्या डायरेक्शन होगी, तो ये सरफेस है, तो यहाँ क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे नॉर्मल बाहर की तरफ होगी, तो ई भी बाहर, ए भी बाहर, DA1 भी बाहर, तो ई और जो DA है ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे आपस में। और हमने ये भी कहा हुआ कि ई यूनिफॉर्म है। सिमिलरली ये तो एक पैच है, मैं अगर यहाँ इस पैच की बात करूं, तो ये देखो इस पैच में देखो, अब ये इधर है, तो इधर वेक्टर एरिया ए डायरेक्शन ऐसे, ये बाहर हो जाएगी, ये देखो ये, इसको अगर मैं DA7 की बात करूं, तो ये सातवां एरिया अगर मैं एज्यूम करूं, तो यहां भी क्या होगा, वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन बाहर की तरफ, ई भी बाहर की तरफ, तो दोनों क्या होगी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो जब दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो सेम अब ये देखो, मैंने क्या किया, E.DA1 ले लिया, तो E.DA1 cos थीटा, हमें पता है कि E यूनिफॉर्म है, क्योंकि E यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो E को मैं बाहर निकाल देता हूँ। जब मैंने E बाहर निकाली तो मेरे पास इक्वेशन DA1 cos ऑफ थीटा रहेगी, क्योंकि डॉट को खत्म किया तो cos थीटा गया था। अब क्योंकि DA और E दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो हम लिख सकता हूँ इसको E इंटीग्रल ऑफ DA1, यानी DA1 का इंटीग्रल, इंटीग्रल मीन तमाम DA1 जो होंगे, तो उस एरिया को क्या कि डेरिवेटिव और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो मैंने कहा उस पैच का मेरे पास एरिया A1 है, तो मैंने उस एरिया को क्या किया, A1 कह दिया। सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से DA2 के लिए करेंगे तो EA2 हो जाएगी, करते करते n तक आऊंगा तो EAN हो जाएगा मेरे पास। अब मैं इन सारी वैल्यूज को क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ उत्तर। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 3 में इन वैल्यूज को पुट करूं, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है मेरी, इसमें अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको रिमूव कर देता हूं कि इक्वेशन नंबर 3 में मैं क्या करता हूं, इन वैल्यूज को पुट करता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, जो अब इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि आपका ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये जिसको आप लोग कह रहे हो ये E.DA, ये जो है ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा EA1 प्लस EA2 प्लस सो ऑन EAN तक बनेगा। तो अगर E को मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास A1 प्लस A2 सो ऑन AN तक बनेंगे। इस टोटल एरिया को अगर मैं सिंपल A कह दूं तो ये लिख सकता हूं इसको, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास ये जो फ्लक्स है जो E.D है वो किसके बराबर है, वो E इंटू A के बराबर है। तो मेरे पास ये जो फ्लक्स आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो मेरे पास E.A के बराबर आ जाएगा। मेरा जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, E इंटू A के बराबर आ जाएगा उत्तर। तो इसी फ्लक्स को मैं और आगे की तरफ लेके जाऊं यहीं से, तो इसका मतलब ये हो गया कि EA आ गया। हमें पता है कि हमने क्या लिया है, यहाँ स्फीयर कंसिडर किया है। वी नो दैट, इसको बेशक इक्वेशन नंबर 4 कह दो। वी नो दैट the area of sphere, the area of sphere is, अगर r रेडियस हो तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, हमें पता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। और E की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में हमने कही हुई है, देन
putting the value of the value of E and A in इक्वेशन 4, इसमें वैल्यू पुट करो। तो 5e 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 आर स्क्वायर हो गया। अब आप देख सकते हो कि आपके पास 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल हो गया। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो कितना आ गया? वो आया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाला वो क्या है? वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और आप इस इक्वेशन से देख सकते हो कि यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, कि आपका चार्ज कैसा है। ये चार्ज पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मीडियम भी कह सकते हो उसको। लेकिन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो हमें पता है कि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, 8.85 इंटू 10 की रेज़ पावर -12 उसकी वैल्यू है। तो वो तो उतनी रहेगी। हाँ, अगर आप मटेरियल को चेंज कर देते हो तो फिर वो अलग बात है। लेकिन ये इक्वेशन हमें यही बताती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो चार्ज को चेंज करने से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। आपने ये भी देखा इस इक्वेशन में कहीं सफियर रहा नहीं, उसका जिक्र नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप आ रहा है। लेकिन ये इसकी डेफिनेशन यानी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ शेप आ रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसी इक्वेशन से हम लोग अब गाउस लॉ को लिखना चाहूँ अगर मैं, तो मैं इस गाउस लॉ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि फाई और बाज बुक्स में ये भी याद रखिएगा Q इज इक्वल टू क्यू इन लिखा होता है। तो इससे भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये वाकई ठीक लिखा होता है। क्यू इन मीन जो इनक्लोज्ड और इनसाइड हो सरफेस के, या उस सरफेस के ऊपर भी बाज बुक्स लिखती हैं कि जी ये है। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि इनक्लोज्ड इसमें होता है, कि चार्ज उसने इनक्लोज किया होता है उस सरफेस में, ये होता है पुत्र उस पर। तो अब मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो हम कह सकते हैं इसको कि द नेट फ्लक्स, ये जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से जो गुजरा होगा, जिस सरफेस ने क्या किया होगा, उस चार्ज को सराउंड किया होगा, वो उसको हम लिख सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये इंडिपेंडेंट होता है शेप ऑफ दैट सरफेस के। तो अब आप लोग इसकी कई डेफिनेशन कई तरीकों से इसको आप लोग लिख सकते हो, मतलब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो मैं अब उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि आप लोग इसको किस तरीके से कह सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम अब उसकी स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह मैं आपको उसकी लिमिटेशंस की भी बात करता हूँ कि हम लोग गाज़ी लॉ को आगे कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे। तो फिर वो उनकी एप्लीकेशंस में हम चले जाएंगे। तो अभी अब इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से हमें क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हमें पता लग गया। तो अभी मैं इसको लिखता भी हूँ, पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ पुत्र। तो अब मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ द नेट फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड surface surrounding a point charge q, surrounding a point charge q, surrounding a point charge q is given by
is given by Q by epsilon naught and is independent of the shape of that surface. और मैथमेटिकली therefore इसकी और डेफिनेशन में लिखा देता हूं, therefore हम phi e को क्या लिख सकते हैं? अभी हमने कहा इनक्लोज्ड सरफेस हो गई, क्लोज सरफेस लिख दो, ठीक है, नहीं कोई लाजमी नहीं लिखो, लेकिन है क्लोज ही है। E डॉट dA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जो इक्वेशन है ये आपके पास क्या कहलाती है? आपके पास ये इक्वेशन ये कहलाती है क्या? गाउस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। और बाकायदा तौर पे ये जब हम लोग अगर मैक्सवेल्स की इक्वेशंस पढ़ी तो उनमें एक इक्वेशन आएगी, तो वो जो इसको एक्सप्लेन कर रही होगी तो ये उसको भी करती है। और बाद में उसमें ये भी लिखा जाता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये भी लिख देता हूं, और total electric flux passing through a closed surface, the total electric flux passing through a closed surface is equal to the 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। ये भी कह सकते हो आप, एक ही चीज है होता है। अब मैंने आपको इसकी ये डेफिनेशन जो है वो भी बता दी कि इसको आप लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है। तो गाउस लॉ की ये मतलब कि गाउस लॉ की डेफिनेशन को, इस गाउस लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी, मैंने आपको कहा। याद रखिएगा कि गाउस लॉ हमेशा ट्रू होता है क्लोज सरफेस पे। जब भी हम सरफेस की बात करेंगे या गाउस लॉ की बात करेंगे तो ये हमेशा क्लोज सरफेस पे अप्लाई किया जाता है, कभी भी ओपन सरफेस पे नहीं होगा, कंटिन्यूस सरफेस होगी, क्लोज्ड सरफेस होगी वो आपके पास। नंबर 1 तो क्लोज सरफेस पे अप्लाई होगा। नंबर 2, जब भी इसको कंसिडर करेंगे तो हम लोग चार्जेस को इसमें हमेशा इनसाइड ही कंसिडर करेंगे, चार्जेस को इनसाइड कंसिडर करके इसको चलेंगे। और जो चार्ज बाहर होगा, याद रखिएगा, वो कभी भी अपनी फील्ड नहीं बनाता, यानी उसका जो फील्ड तो बनाएगा, उसका जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। फील्ड बनाएगा, ये बात मैंने कि वो फील्ड बनाएगा लेकिन उसका जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा जब भी वो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के बाहर होगा। याद रखिएगा क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि अगर मैं ऐसी क्लोज सरफेस बनाऊं और यहाँ वो चार्ज है पॉजिटिव, तो इसकी फील्ड लाइन ये है, तो ये क्या करेंगी, ये यहां से इंटर होंगी और यहां से लीव कर जाएंगी। तो जितना वो इंटर हो रहा है उतना ही वो लीव करेगा, इसलिए नेट फ्लक्स वहां क्या हो जाएगा, जो आउटसाइड होंगे वो हमेशा जीरो बनाएंगे पुत्र, ये याद रखना होता है। और चौथी बात, जब भी हम लोग ये गाउस लॉ को यूज करेंगे तो ये हमेशा सिमेट्रिकल सरफेसेस पे अप्लाई किया जाता है, ये नॉन सिमेट्रिक पे अप्लाई नहीं किया जाता। यानी जितनी चीज राइट उतनी चीज लेफ्ट, जितनी अप उतनी डाउन, यानी सिमेट्रिकल
वैसे मैं लफ्जों में समझा रहा हूं, वरना क्योंकि सिमेट्रिकल को समझाने के लिए ये है कि वहां थीटा के अंदर वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, आपके पास ई के अंदर वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, ना आपका थीटा वेरी करे, ना आपकी ई वेरी करे, ठीक है। इसी तरीके से जो एरिया है वो भी ऐसे ही होना चाहिए कि या जो सरफेस हम एज्यूम करेंगे उसके अंदर ये दोनों चीजें वेरी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से वो सिमेट्रिकल सरफेस होनी चाहिए, और वहां हम लोग इसको यूज करते हैं ई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमेशा इसको यूज करते हैं। और ये भी याद रखना, गाउस थ्योरम जो होता है ये डिपेंड करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। गाउस थ्योरम डिपेंड करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। क्यों? क्यों इनवर्स स्क्वायर लॉ? मेरे कहने का मतलब, क्योंकि ये निकला कहां से है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो साथ लिखी हुई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आई है, तो इसलिए वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। या E इज इक्वल टू होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर पुत्र। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये गाउस थ्योरम जो है ये डिपेंड करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर पुत्र। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। इसके बाद हम लोग इसको यूज करेंगे, वो बात की बात कि हम लोग इनकी एप्लीकेशन जो है आपके लेवल में कौन कौन सी हैं, कौन सी स्टडी करेंगे। तो यहाँ बस आप इतना याद रखो कि ये आपका गाजिजा है और वो उसकी लिमिटेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो आपके पास जो लेक्चर बनेगा उसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग इनकी एप्लीकेशन जो है आपके पास गाजिज लॉ की, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे और उनको पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आपके पास इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस बहुत हैं, लेकिन जो आपके लेवल की हैं हम इंशाल्लाह उन्हीं को डिस्कस करेंगे और उन्हीं से आगे की तरफ बढ़ेंगे पुत्र। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इसकी एप्लीकेशंस पे आएंगे कि हम लोग इसकी एप्लीकेशंस किस किस तरीके से फाइंड करेंगे, वो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब स्टडी करेंगे। ठीक है पुत्र, अल्लाह हाफिज़। ये लेक्चर इतना ही है, फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़ पुत्र।